हेलो एवरीवन, आज हम मनी एंड बैंकिंग के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। तो किसी को अगर इस चैप्टर में कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट में हम मनी के क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट में हम बैंकिंग के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2-3 साल से मनी के क्वेश्चंस लगातार पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो शायद इस बार भी इन्हीं में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपको दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स बताने हैं। और दूसरा सेम क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सारे। तो मनी सप्लाई क्या होती है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कितना पैसा लोगों के पास है एक कंट्री में या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास कितना पैसा है, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर रहे हैं कि अभी लोगों के पास कितना पैसा है या फिर इकोनॉमी में कितना पैसा है। आपसे इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक या फिर फ्लो। तो मनी कैसा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक। क्या होता है मनी सप्लाई? एक कंट्री के लोगों के पास जितनी मनी होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में सिर्फ वो पैसा आता है जो कि पब्लिक के पास होता है, लोगों के पास होता है। जो पैसा गवर्नमेंट के पास होता है या फिर आरबीआई के पास होता है वो पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता है मनी सप्लाई में। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों क्या होता है? सप्लायर ऑफ मनी होते हैं। गवर्नमेंट और बैंक मनी को सप्लाई करती है, तो उन दोनों को मनी सप्लाई में ऐड नहीं करते हैं। सिर्फ पब्लिक के पास जो पैसा होता है उसी को ऐड करते हैं, फिर चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या फिर डिपॉजिट की फॉर्म में हो। अब इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी जितना पैसा लोगों के पास कैश में है उसको बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट, लोगों ने कितना पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा के रखा हुआ है, वो पैसा आता है डिमांड डिपॉजिट में। जितने भी आपके बैंक्स होते हैं, स्टेट बैंक, पीएनबी, जितने भी आपके बैंक है उनमें लोगों ने जितना पैसा जमा करवा के रखा हुआ है वो सारा भी सप्लाई का ही पार्ट होता है। डिमांड डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट होते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बैंक से। तो ये 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको करने हैं। बाकी आपकी बुक्स में दे रखा होगा M1, M2, M3, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सारे मनी के मेजर्स होते हैं, मनी को मेजर कैसे करना होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कंपोनेंट्स है, तो हम सिर्फ कंपोनेंट्स करेंगे। यही क्वेश्चन एक साथ भी पूछ सकते हैं या फिर दोनों का अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि पूछा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनी क्या होती है? एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर सके। अगर हम उसको दें तो उसके बदले में जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें दे दे, जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाए, सब लोग एक्सेप्ट कर सके, कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सके। और मेज़र ऑफ वैल्यू, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र कर सके। एक नोटबुक है, उसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? जब एक कॉमन यूनिट होगी जिसमें हम उसकी वैल्यू को मेज़र कर सके। जैसे कि रुपीज़ है, रुपीज़ में हम नोटबुक की वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। 10 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की है, तो यहाँ पे हम किस में मेज़र करते हैं? रुपीज़ में, उसके प्राइस को। और स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर करके रख सके, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम स्टोर कर सके उसको मनी बोलेंगे। जैसे रुपीज़ होता है, रुपीज़ को हम सेव करके रख सकते हैं, बैंक में सेव करते हैं, या फिर अगर हमने 500 का नोट आज सेव करके रखा, उसको हम 1 महीने बाद भी यूज़ कर सकते हैं, 2 महीने बाद भी यूज़ कर सकते हैं। वो जैसा नोट था वैसा ही रहेगा ना, वो ख़राब नहीं होगा। तो मनी हम किसको बोलेंगे? कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सके, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेज़र कर सके और जिसको हम स्टोर करके भी रख सकें। सेविंग्स करते हैं ना, उसी को स्टोर करना कहते हैं। और जिससे हम फ्यूचर में भी पेमेंट आसानी से कर सके, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है? फ्यूचर में पेमेंट भी हम आसानी से कर सके। इसे हम अभी फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरह। इट इज़ एनीथिंग विच लॉ सेज मनी, अगर हमारे लॉ में लिखा है कि ये मनी है तो ही वो मनी कहलाएगी, अदरवाइज उसको मनी नहीं बोलेंगे। जब तक हमारे लॉ में नहीं लिखा, जब तक हमारा लॉ नहीं कहेगा, उस चीज़ को हम मनी नहीं बोल सकते। कल को अगर 2000 रुपीज़ के नोट को हमारे लॉ ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब वो लीगल मनी नहीं है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे, तो फिर वो एक पीस ऑफ पेपर बन के रह जाएगा। मनी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कॉइन्स भी हो सकते हैं, नोट भी हो सकते हैं, चेक भी हो सकते हैं, ठीक है? प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, उसको भी हम मनी बोलेंगे। और अब क्या नया आ गया? कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं? अब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसमें हमें ना तो कॉइन्स, नोट्स, चेक की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
मनी समझ आ गया? तो अब हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि जब मनी नहीं थी तब लोग कैसे गुड्स को एक्सचेंज करते थे, तब लोग कैसे ट्रांजैक्शंस करते थे। जब मनी नहीं थी तब लोग गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज करते थे, यानी एक गुड के बदले दूसरा गुड देते थे। उसे हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी एक गुड को दूसरे गुड के बदले में दिया या लिया जाता था। एग्जाम्पल समझते हैं इसका छोटा सा। एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास वीट पहले से रखा हुआ है, लेकिन उसको क्या चाहिए? राइस चाहिए। अब एक दूसरा और फार्मर है, ठीक है, उसको क्या चाहिए? वीट चाहिए और उसके पास राइस है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये इसको वीट दे देगा और इससे राइस ले लेगा, इनका तो काम खत्म हो गया। लेकिन अब अगर इसको राइस वीट नहीं चाहिए, वीट के बदले ना इसको ऑयल चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास तो वीट है और इसको चाहिए राइस। अब ये राइस इसको देगा नहीं क्योंकि इसको तो ऑयल चाहिए। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स में। इसको उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ऑयल हो और जिसको बदले में क्या चाहिए? राइस चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस ऑफ मनी करेंगे, दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे। बार्टर सिस्टम का एक दूसरा नाम भी होता है सी इकोनॉमी। सी मतलब होता है कमोडिटी, ठीक है। अब हम जल्दी से ना फंक्शंस कर लेते हैं मनी के। नेक्स्ट हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फंक्शन ऑफ मनी से रिलेटेड हैं। सब में यही पूछा गया है कि फंक्शन ऑफ मनी को एक्सप्लेन करना। तो एक एक करके हम सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को भी करेंगे, वो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो पूरा चैप्टर हमारा इसमें कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये मनी का। हमें कोई कमोडिटी चाहिए, तो जिसके पास वो कमोडिटी है हमने उसे पैसे दे दिए, मनी दे दी, उसके बदले में वो कमोडिटी उसने हमें दे दी, यानी कि कमोडिटी के बदले में मनी को एक्सचेंज कर लिया। तो वो क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ यूज टू मेक पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स हैं उन सब की ट्रांजेक्शन हम मनी से कर सके। अब इससे जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी ना, वो कैसे सॉल्व हुई? प्रॉब्लम क्या थी? वहाँ पे क्या होता था? फार्मर है, ठीक है, इसके पास बहुत सारा वीट पड़ा है, इसको क्या चाहिए? राइस चाहिए। और वहीं पे एक दूसरा फार्मर है, ठीक है, इसके पास राइस है लेकिन इसको चाहिए ऑयल। अब ये इसको तो देगा नहीं, दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसको तो ऑयल चाहिए लेकिन ये इसको वीट दे सकता है। तो यहाँ पे इसे ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ऑयल हो और उसको राइस दे सके, और इसको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वीट का सरप्लस हो, जो वीट इससे ले सके और इसको राइस दे दे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ऐसा तो बहुत रेयर केस होता है कि यहाँ पे इसके पास वीट ज़्यादा है, इसके पास राइस है, तो इसको वीट चाहिए, तो भाई ठीक है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑयल चाहिए, तो अब मनी के आ जाने से क्या होगा? इसको राइस चाहिए, ये इससे राइस परचेज कर लेगा, इसको मनी दे देगा, इसको पैसे दे दिए और राइस इससे खरीद लिए। अब क्या करेगा? जिसके पास ऑयल है उसको जाके पैसे दे देगा और ऑयल खरीद लेगा। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गई? यहाँ पे सॉल्व हो गई मनी के आने से। अच्छा, इसे बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है। हम लिमिटेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं साथ के साथ। बार्टर सिस्टम हमने पहले डिस्कस कर लिया था क्या होता है, और साथ के साथ लिमिटेशन भी और फंक्शन ऑफ मनी भी और साथ में सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब मनी को हम सेव करके रख सकते हैं। स्टोर का मतलब है यहाँ पे सेव करना। मनी इज़ अ वे टू स्टोर वेल्थ। मनी को हम इजीली सेव करके रख सकते हैं, जो कि बहुत इकोनॉमिकल भी होता है और कन्वीनियंट भी होता है। हम बैंक में मनी को सेव कर सकते हैं। अगर हमने आज मनी सेव करके रखी है तो हम उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आज हमने कुछ रुपीज़ सेव करके रखे हैं तो कल को उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या वो किसी यूज़ के नहीं रहेंगे। अगर हमें फ्यूचर पेमेंट करनी है तो हम अपनी आज सेविंग की हुई मनी को फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है और कन्वीनियंस भी हो जाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम थी, उसमें सेव कैसे कर सकते थे? स्टोर का मतलब क्या था? गुड्स को सेव करना। लेकिन गुड्स को सेव करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता था।
एक तो गुड्स कैसे होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं वो तो पेरिशेबल होते हैं, यानी कि वो तो ख़राब हो जाएंगे 2 दिन में 3 दिन में, उनको तो स्टोर कर नहीं सकते हैं। और जो बाकी चीज़ें हो गई स्टोर करने के लिए, फूड आइटम्स को छोड़ के, उनके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर ह्यूज स्पेस, बहुत सारी जगह चाहिए, ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए। अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में। और फ्यूचर यूज़ के लिए भी हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे। जो पेरिशेबल गुड्स है, आज स्टोर किया 10 दिन बाद तो वो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, स्टोर करने का फ़ायदा ही नहीं है। और जब दूसरे गुड्स होते हैं, अगर नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई तो भी वो ख़राब हो सकते हैं, तो उनकी वैल्यू वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मनी में ऐसा नहीं होता, मनी की वैल्यू आज जितनी है उतनी ही रहेगी। हाँ, इन्फ्लेशन से कम हो जाती है, वो एक अलग एक्सपेक्ट होता है। आज 2000 रुपीज़ है, वो कल को भी उतने ही रहेंगे। मनी को सेव करना ईजी होता है और मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है, सब एक्सेप्ट करते हैं। अगर आज जो हमने पैसे सेव करके रखे हैं फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं तो कोई मना नहीं करेगा उनके लिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में, ये मनी के आने के बाद सारी ख़त्म हो जाती हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, जिसमें क्या होता है, हम आज की पेमेंट को फ्यूचर में पोस्टपोन कर देते हैं। जो पेमेंट हमें आज करनी है उसे हम फ्यूचर में करते हैं। उसमें क्या होता है, लोन हमने आज लिया लेकिन पेमेंट हमें क्या करनी होती है फ्यूचर पे। जैसे कि हम EMI पे कोई सामान को परचेज करते हैं, उसमें भी हम ये करते हैं, क्रेडिट पे ले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। तो मनी से ये करना बहुत आसान हो जाता है। मनी क्या करता है, फ्यूचर पेमेंट को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। बोरिंग लेंडिंग दोनों ही बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अगर मुझे किसी से मनी चाहिए, मुझे बोरो करना है, तो मुझे मनी दे देगा और फ्यूचर में उस पर जितना इंटरेस्ट होगा उस पर इंटरेस्ट लेके वो ले लेगा वापस। तो बोरिंग में आसान हो गया, इसलिए लेंडिंग में आसान हो गया। तो फिर फ्यूचर पेमेंट मनी से क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में अगर किसी को लोन देना है, मान लिए इसने इसको राइस दे दिया, अभी को राइस की ज़रूरत थी तो इसने इससे बोरो कर लिए, बहुत हाई क्वालिटी के राइस इसको दिए थे, लेकिन जब इसे वापस दिए ना तो वो बहुत ही लो क्वालिटी के दिए, यानी कि जितनी वैल्यू इसकी थी ना हाई क्वालिटी की, उतनी उसकी नहीं थी, तो इसको तो नुकसान हो गया ना। तो कमोडिटीज़ के फॉर्म में फ्यूचर पेमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। अब अगर एक लेबर है, ठीक है, उसने 5 घंटे काम किया, उसको पेमेंट मिलेगी, उसको वेजेस मिलेंगे, तो उसको कितनी पेमेंट देंगे, ये कमोडिटीज़ के फॉर्म में देना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई कॉमन यूनिट नहीं थी कि कितनी कमोडिटी देने पे उसने जितना काम किया है उसके इक्वल आ जाएगी। लेकिन मनी से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बोरिंग लेंडिंग ईजी हो जाती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट में यही होता है कि जो बोरिंग और लेंडिंग होते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती है, जो फ्यूचर पेमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। लास्ट फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन नहीं आया है इसका, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए इसको भी करेंगे। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या होता है, इसमें हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस अगर हम मान लेते हैं 20 रुपीज़ है, तो हमने इसकी वैल्यू को मनी में मेज़र कर दिया है। जैसे कि 1 kg एप्पल है, ठीक है, तो हम मनी के टर्म्स में वैल्यू एक्सप्रेस कर लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपीज़ के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, पर्सन को एप्पल चाहिए थे तो क्या करेगा, 100 रुपीज़ देगा, जिसके पास एप्पल है उससे एप्पल ले लेगा। ईजी हो गया ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब इसे ऐसा कोई पर्सन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि जिसके पास एप्पल हो और इसके पास जो कमोडिटी हो वो इसे देने की ज़रूरत पड़े। तो यही प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। उसमें क्या होता था, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, उसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं थी जो कि गुड्स की वैल्यू को बता सके। जो दो गुड्स होती हैं उन दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं होती ना। अब एप्पल है, ठीक है, एप्पल और मिल्क है, कैसे पता चलेगा कि कितने एप्पल कितने लीटर मिल्क के इक्वल है, नहीं पता चलेगा ना। तो वहाँ पे कोई यूनिट तो थी नहीं। प्रॉब्लम होती थी गुड्स को एक्सचेंज करने में। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं 100 रुपीज़ के एप्पल है, ठीक है, और मिल्क कितना है 20 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर उसे 1 kg एप्पल चाहिए तो कितने लीटर मिल्क देना पड़ेगा, 5, तो वो उसे 5 लीटर मिल्क दे देगा और वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी दोनों की। यही प्रॉब्लम था जिसमें वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते थे, तो किसी ना किसी को सफ़र करना पड़ता था। ये मनी के आ जाने से नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मनी से मेज़र कर सकते हैं। तो हमने सारे फंक्शंस भी कर लिया, मनी का मीनिंग भी समझ लिया और बार्टर सिस्टम को भी समझ लिया, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होता है। मनी के फंक्शंस, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं और इस बार भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट में हम करेंगे बैंकिंग के क्वेश्चंस।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।